नमस्कार मित्रों, साध्य एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में मनोविश्लेषणवाद की क्रियाओं से अध्ययन किया था और उसके विषय में जाना था कि किस तरीके से उसके अर्थ, उसकी स्थापना, उसकी व्यवहार की पृष्ठभूमि क्या है और आगे उसके जो घटकीय आधार हैं उनके बारे में अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ संक्षिप्त जानकारी आपको दूं। साथियों, मनोविश्लेषणवाद जिसकी स्थापना फ्रायड ने की थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में इससे संबंधित उलझी हुई तार्किक जो शब्दावली है वो विस्तृत रूप में फैली हुई है। तो इसी आधार पर इसको कई भागों में विभाजित कर इसको अध्ययन प्रक्रिया से जोड़ा गया है। पहला भाग जो मनोविश्लेषणवाद की आधार पृष्ठभूमि से संबंधित, दूसरा भाग जो उसके घटकीय वर्गीकरण है उनसे संबंधित प्रक्रिया है। तो साथियों, आज हम उसका जो पहला वर्गीकरण है मनोविश्लेषणवाद का, जो व्यक्तित्व के संगठन के आधार पर चेतना के 3 स्तरों से संबंध रखता है। तो यहाँ बस छोटी सी जानकारी जरूर मैं आपको देना चाहूँगा कि यूँ तो हम मनोविश्लेषणवाद को चलते फिरते एक्सप्लेन में पढ़ी लेते हैं, परंतु विचारणीय विषय यह है कि इससे जुड़ी हुई जो तार्किक शब्दावली है वो कहीं ना कहीं हमें परीक्षा में प्रभावित करती है। ऐसा अमूमन मैंने देखा है कि जो शब्दावली है वो कहीं ना कहीं चेतना के स्तरों से जुड़ी हुई शब्दावली को हम व्यक्तित्व के संरचनात्मक घटकों में जोड़ देते हैं। तो हमारे अंतःकरण में जो हम स्वगति से अध्ययन करते हैं वहाँ पर हम संतुष्टि नहीं कर पाते हैं। तो इसी आधार पर मैंने इसको वर्गीकरण किया है और तुलनात्मक रूप से इसके परीक्षा उपयोगी शब्दावली का आपके पास एक प्रदर्शन के रूप में प्रस्तुत किया है। तो आप इसे तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें और परीक्षा से जुड़ी हुई जो तार्किक शब्दावली है जो कहीं ना कहीं परीक्षा को प्रभावित करती है, तो उस चीज़ को समझें कि इन घटकों में किस तथ्य का क्या आधार है। तो साथियों, मैंने चेतना के स्तरों को तुलनात्मक रूप से वर्गीकृत किया है और उनके अपने अपने अर्थ के आधार पर उनकी अपनी अपनी क्रियाएं क्या हैं, एक दूसरे से किस तरीके से जुड़ी हुई हैं, तो हम उसे जानें, जिससे कि वो परीक्षा में हम आत्मसंतोष के साथ क्रियाएं कर सकें और पहचान सकें कि परीक्षा में जो शब्दावली है वो अमूक घटक से ही संबंधित है, अमूक वर्गीकरण से संबंधित है या उसके स्तर से संबंधित है। तो साथियों, मैं आपको चेतना के स्तरों का अध्ययन करा रहा हूँ। जो चेतना के स्तर 3 स्तर जाने जाते हैं: चेतन, कॉन्शियस, अर्धचेतन, सबकॉन्शियस, अचेतन, अनकॉन्शियस। अब इन तीनों चेतना के स्तरों का एक कॉमन अर्थ भी है जो परीक्षा को प्रभावित कर देता है। अमूमन हम पढ़ते रहते हैं डायग्राम में और उसके चलते फिरते एक्सप्लेन में कि चेतन को, अर्धचेतन को, अचेतन को इस तरीके से क्रियात्मक व्यवहारात्मक रूप में इसको विभाजित किया गया है, परंतु इन तीनों चेतना के स्तरों का अपना एक कॉमन अर्थ भी है, उस पर हम विचार करें। तो साथियों, चेतना के 3 स्तर हैं, उनका अपना कॉमन अर्थ क्या है, तो उस अर्थ पर ध्यान दें। परीक्षा में ये कहीं ना कहीं हमें प्रभावित भी कर सकता है। तो फ्रायड ने चेतना के स्तर का जो अर्थ बताया था वो स्पष्ट किया कि संवेगात्मक द्वंद्व एवं परिणामों के प्रति मानव की क्रिया को ही चेतना के स्तर कहते हैं। एक बार फिर समझें, इसलिए मैंने यहाँ पर एक सेलेक्ट नोट्स तैयार किए हैं, क्योंकि चलता फिरता एक्सप्लेन परीक्षार्थी को प्रभावित करता है। ये तो मैं भी जानता हूँ कि इस चीज़ को हम चलते फिरते एक्सप्लेन में अगर परीक्षार्थी तक पहुँचाएँ तो कहीं ना कहीं समय की तो हमें सहूलियत मिल सकती है, पर कुछ चीज़ें ज़रूर हमें परीक्षा से संबंधित वंचित कर सकती। तो इसलिए मैंने एक
सेलेक्ट और प्रॉपर नोट्स के आधार पर यहाँ तैयार किया, और इसी तरीके से मेरा उद्देश्य है कि मैं एक प्रॉपर नोट्स के द्वारा उन शब्दावलियों, उनके अर्थों से, उसकी सार्थकता से आपको अवगत कराऊं। तो इसका चेतना के स्तर का अर्थ है जो फ्रायड ने कहा है। फ्रायड के अनुसार संवेगात्मक द्वंद्व एवं परिणामों के प्रति मानव क्रिया को चेतना के स्तर कहते हैं। जो कॉमन अर्थ है। अब इसमें कोई शब्दावली कभी परीक्षा में भी आ सकती है कि संवेगात्मक द्वंद्व, मैं आपको परीक्षा से संबंधित अवगत करा रहा हूं सूक्ष्म रूप में, आगे प्रश्नावली भी बनेंगी कि संवेगात्मक द्वंद्व एवं परिणामों के प्रति जो मानव व्यवहार या क्रिया करता है तो उसे कौन सा घटक कहते हैं। 4 घटक हो सकते हैं चेतना के स्तर: संरचनात्मक, मनोलैंगिक, या आपकी मनोवृत्तियां, मूल प्रवृत्तियां। तो अब यहां हमें पहचानना बड़ा कठिन हो जाएगा, तो इसलिए मेरा उद्देश्य है कि उसके स्रोत से ही पढ़े। तो सबसे पहले चेतना के स्तर का कॉमन अर्थ है कि संवेगात्मक द्वंद्व। संवेगात्मक द्वंद्व, संवेग आप जानते हैं, जो हमारे वास्तविक रूप से आंतरिक भावों को प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम संवेग कहते हैं। आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे। द्वंद्व का एक संक्षिप्त अर्थ बता रहा हूं। जो मानव एक अपने आप में अनिर्णय की स्थिति में रहता है तो उसे हम द्वंद्व कहते हैं। आगे पढ़ेंगे कि द्वंद्व की क्या क्या विशेषताएं। परंतु यहां फ्रायड ने जो स्पष्ट किया कि चेतना के स्तर किसे कहते हैं। चेतना के स्तर 3 है: चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। उन तीनों का कॉमन जो अर्थ है वह है संवेगात्मक द्वंद्व एवं परिणामों के प्रति मानव की जो क्रियाएं होती हैं उन्हें ही हम चेतना का स्तर कहते हैं। यही मानव के मन, जो मन को विभाजित किया गया था, उस मन की जो प्रकृति का चेतना के स्तरों में अध्ययन किया गया। राइट। आगे अब हम कॉमन रूप में पढ़ते, सबको अलग अलग पढ़ते हैं। चेतन क्या है, अर्धचेतन क्या है, अचेतन क्या है, अर्थात कॉन्शियस क्या है, सबकॉन्शियस क्या है, अनकॉन्शियस क्या है। तो हम चेतन पर ध्यान दें, चेतन के प्रथम दृष्टि में अर्थ पर ध्यान दें, क्योंकि ये उससे संबंधित परीक्षा में जो शब्दावली है वो कहीं ना कहीं उसके अर्थ से जुड़ी हुई होगी। तो यहां पर चेतन का जो अर्थ है कि चेतन वर्तमान में मानव मन में चिंतन, भावनाएं, संवेदनाएं एवं इच्छाओं के प्रति जो अनुभूति होती है उसे ही हम चेतन कहते हैं। स्पष्ट सी बात है कि जो वर्तमान में, वर्तमान माने अब हमारे सामने वर्तमान है जो हम क्रिया कर रहे हैं, अब हमारे मन में जो संवेदनाएं, चिंतन, इच्छाएं, जो अनुभूति हो रही हैं और उनके प्रति जो हमारी अनुभूति है वही हमारा चेतन है। दूसरा, चेतन का संबंध तात्कालिक अनुभवों के प्रति जागरूकता से है। इंपॉर्टेंट बात है, ये शब्दावली परीक्षा उपयोगी है। तात्कालिक, तात्कालिक का मतलब तत्क्षण, तत्क्षण प्रत्यक्ष रूप में किसी भी समय मानव के मन में जो अनुभूतियां आ रही हैं उनके प्रति जागरूक है, वही चेतन है। अब इस सेंस, इस अर्थ को अपने समझ पर ढालने की कोशिश करना, क्योंकि तात्कालिक, तात्कालिक का मतलब तत्क्षण किसी भी समय जो मानव के मन में जो भी अनुभूतियां आ रही हैं, अर्थात प्रत्यक्ष रूप में जो अनुभूतियां आ रही हैं उन्हें ही हम चेतन कहते हैं। अगला चेतन का अर्थ पढ़ें। चेतन व्यक्तित्व का सीमित पहलू है। यह भी बात है कि चेतना के स्तरों में अगर कोई सीमित या लघु रूप है तो वो चेतनी है। तो यहां मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, फ्रायड ने भी इसको स्पष्ट किया था। इसकी जो तुलना की गई थी, जो इसकी एक व्याख्या की गई थी, चाहे उसकी वो एक पौराणिक भी व्याख्या थी, परंतु उसने स्पष्ट किया था कि एक पानी में बर्फ का टुकड़ा है और जितना हमें जो हिस्सा दिख रहा है वही चेतन है। अर्थात जो दिख रहा है उससे कई गुना हमें दिख भी नहीं रहा है। तो जो नहीं दिख रहा है उसे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम उसे अचेतन कहते हैं। तो यहां पर कम पक्ष में जो भूमिका होती है मानव के व्यवहार अनुभूतियों में, उसे हम चेतन के रूप में व्यक्त करते हैं। आगे पढ़ें। चेतन में सामाजिक रूप से स्वीकृत अनुभूति प्रबल होती है। स्पष्ट सी बात है कि जो सामाजिक रूप से, अर्थात अपने दैनिक जीवन में मानव
जिन अनुभूतियों को जो उचित हैं, जो सामाजिक हैं, उनके प्रति ही मानव की प्रत्यक्ष क्रिया होती है। और जो जिन्हें हम दैनिक जीवन में, सामान्य जीवन में, सामाजिक जीवन में जिन्हें हम पूरा नहीं कर सकते हैं, ऐसी इच्छाएं, ऐसी अनुभूतियां अचेतन में दमित हो जाती हैं, अर्थात चेतन से हटकर अचेतन में पहुंच जाती हैं। तो यहां पर एक बात स्पष्ट हुई कि क्वेश्चन भी बन जाता है कि सामाजिक अनुभूति प्रत्यक्ष रूप से होती है तो चेतन में होती है। तो चेतन सामाजिक अनुभूतियों की प्रक्रिया का स्तर है। आगे पढ़ते हैं कि चेतन को सुपर ईगो के समतुल्य माना गया है। आगे मैंने यहाँ स्पष्ट किया है कि जैसे हम संरचनात्मक ईगो, सुपर ईगो और इड को हम पढ़ेंगे तो उसमें जो चेतन का जो संबंध है वास्तविक रूप से पराहम सुपर ईगो से। तो यहाँ ये बात स्पष्ट हुई। तो अब एक बार रिवीजन करें कि चेतन की जो अनुभूतियां हैं, जो चिंतन है, जो इच्छाएं, जिनके प्रति जागरूक है, वो वर्तमान में होती हैं। चेतन प्रत्यक्ष रूप से अनुभूतियों के प्रति जागरूक रहता है। चेतन की जो वास्तविक जो प्रत्यक्ष अनुभूति हैं, जिन्हें दैनिक जीवन में पूरा करने की संभावना होती है, वो सामाजिक होती हैं। अर्थात जिन्हें हम सामाजिक रूप से पूरा नहीं कर सकते हैं, जैसे कि असामाजिक, अनैतिक, वो हमारे चेतन से हटकर अचेतन में दमित हो जाती है। दूसरा सीमित पहलू है। सीमित इसलिए है क्योंकि ये लघु रूप में प्रदर्शित होता है। बाकी जितनी भी हम अनुभूतियां करते हैं जो अनैतिक हैं, जिन्हें हम सामान्य जीवन में पूरा नहीं कर सकते हैं, वो हमारे अचेतन में चली जाती है। इसलिए अचेतन को एक व्यापक रूप कहा गया है, चेतन को लघु रूप कहा गया है। तो यहां पर चेतन को स्पष्ट किया। अब आइए हम अर्धचेतन, सबकॉन्शियस पर बात करते हैं। तो सबकॉन्शियस को कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसे आप चेतन या पूर्व चेतन कहते हैं, प्रीकॉन्शियस। सुलभ स्मृति भी कहा जाता है, अर्थात अवेलेबल मेमोरी भी कहते हैं इसे। तो यहां इसको इस तरीके से इसके अर्थ को भी जाने। अवचेतन कहते हैं, पूर्व चेतन भी कहते हैं, सुलभ स्मृति भी कहते हैं, अर्थात सबकॉन्शियस, प्रीकॉन्शियस, अवेलेबल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। इसका वास्तविक अर्थ है कि जो घटनाएं, जो व्यवहार जो कभी वर्तमान में हुए थे और कालांतर में हम उन्हें भूल गए, भूलने की प्रक्रिया अर्धचेतन में ही होती है। भूल गए और किसी क्षण वो याद हो गए, स्मरण हुआ उनका। तो ऐसी प्रक्रियाएं जब मानव मन के किसी घटक में होती हैं, स्तर में होती हैं, उन्हें ही हम अर्धचेतन कहते हैं। अर्थात इसके और अर्थ पर ध्यान दें। अर्धचेतन में इच्छाएं, विचार, भाव वर्तमान के अनुभव में नहीं होते हैं, परंतु प्रयास करने पर चेतन की अनुभूति में हो जाते हैं। यही अर्धचेतन है। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपने अपने मित्र को अपनी कोई वस्तु दी और जिस समय दी थी उस समय तो वर्तमान ही था। अब कालांतर में समय बीतने पर आप उसे भूल गए। अब जब उसकी आपको जरूरत हुई तो आप ढूंढने लगे। अचानक आपको स्मरण हुआ, अरे मैंने तो मित्र को दे दी। तो ऐसी घटनाएं, ऐसे व्यवहारिक प्रक्रियाएं जो गत अनुभूति अथवा पूर्व की अनुभूतियां हमें स्मरण हो जाएं, वही अर्धचेतन है। बस ये सेंस ही समझें। ठीक, पूर्व अनुभूतियों के स्मरण होने की प्रक्रिया को ही अर्धचेतन कहते हैं। तो यहां अर्धचेतन को समझे। चेतन वर्तमान की अनुभूतियों के प्रति जागरूक रहता है। चेतन वास्तविक तात्कालिक रूप से लघु रूप है। चेतन में कोई भी अनुभूति तत्क्षण होती है। चेतन दैनिक जीवन में सामाजिक क्रिया करता है। अब अर्धचेतन, अर्धचेतन को अचेतन, अवचेतन और अर्धचेतन को अवचेतन, पूर्व चेतन, सुलभ स्मृति के नाम से जाना जाता है।
अर्धचेतन में भूली हुई घटनाएं स्मरण हो जाती हैं, यही अर्धचेतन है। अब हम अचेतन सबकॉन्शियस के बारे में जाने। अचेतन का अर्थ है कि जो चेतना से परे हो, वास्तविक रूप से यही महत्वपूर्ण है चेतना के स्तर में। फ्रायड ने भी अपने सारे सिद्धांतों को चेतन के अध्ययन की प्रक्रिया को ही महत्वपूर्ण माना है। तो यहां पर अचेतन का अर्थ है कि जो चेतन से परे है। अचेतन में गत अनुभूतियों को वर्तमान व्यवहार का निर्धारक स्वीकार किया गया है, अर्थात जो हम वर्तमान में व्यवहार करते हैं तो पूर्व की अनुभूतियों के द्वारा ही निर्धारित होता है। अगर ऐसा प्रश्न आता है शब्दावली से जुड़ करके कि गत व्यवहार के कारण वर्तमान का व्यवहार हो रहा है, तो ये प्रक्रिया किस चेतन के स्तर में होती है, तो डेफिनेटली अचेतन में होती है। अचेतन को इड़ के समान माना जाता है, क्योंकि यहां मैंने आपको बताया है, क्योंकि इसे आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसकी समतुल्यता इड़ से है, क्योंकि इड़ की भी प्रकृति स्वेच्छाचारी होती है, सुख पर आनंद पर है। इसी तरीके से अचेतन में जैसे इड़ में अनैतिकता होती है, ऐसे अचेतन में भी अनैतिकता होती है। अर्थात अचेतन मन में रहने वाले विचार एवं इच्छाएं असामाजिक होती हैं, अनैतिक होती हैं, कामुक होती हैं एवं घृणित होती हैं। तो ये जो असामाजिक इच्छाएं, घृणित इच्छाएं, अनैतिक इच्छाएं, कामुक इच्छाएं, काम इच्छाएं जिन्हें कहते हैं, ऐसी इच्छा ही अचेतन में होती हैं। अर्थात जो चेतन में जो पूरी नहीं होती, जिन्हें हम दैनिक जीवन में पूरा नहीं कर सकते, वह सब दमित होकर अचेतन में आ जाती हैं। आगे, क्योंकि ऐसी इच्छाओं को दिन प्रतिदिन की जिंदगी में पूरा करना संभव नहीं होता है, ये इच्छाएं चेतन से हटकर अचेतन में दमित हो जाती हैं, इसी को अचेतन कहते हैं। वास्तविक जो हमारा जो व्यवहार है, उसमें अगर हम विश्लेषण करें तो जो व्यवहार है वो गत अनुभूतियों के आधार पर निर्धारित होता है, वही अचेतन है। तो ये यहाँ पर साथियों मैंने चेतना के स्तरों को स्पष्ट किया है, और चेतना के स्तरों का जो कॉमन अर्थ है उस पर ध्यान दें। जो संवेगात्मक द्वंद्व परिणामों के प्रति मानव के जो व्यवहार होते हैं, वही चेतना के स्तर कहे जाते हैं। ये फ्रायड ने स्पष्ट किया था। फ्रायड का मत है कि चेतना के जो स्तर हैं, मानव मन को जिस तरीके से प्रभावित करते हैं, उनका मानव के व्यवहार पर एक तार्किक, एक जटिल और व्यापक रूप में प्रभाव पड़ता है। तो साथियों मैंने चेतना के जो स्तरों का जो फ्रायड के महत्वपूर्ण वर्गीकरण का हिस्सा है उसको स्पष्ट किया है। और मैं जानता हूँ क्योंकि एक परीक्षार्थी को प्रॉपर नोट्स चाहिए, तभी वो तथ्यों को समझ पाता है। और यहाँ पर मैंने चेतना के स्तरों को, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन को वो परीक्षा की शब्दावली के आधार पर तुलनात्मक रूप से स्पष्ट किया है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी यहाँ आप परीक्षा के आधार पर आप इसका अनवरत अभ्यास कर सकते हैं साथियों, क्योंकि शब्दों का बहुत ही परीक्षा में महत्व है। ये मेरा अनुभव है। भिन्न भिन्न परीक्षाओं के अगर हम प्रश्नों को देखें, आकलन करें, तो कोई न कोई शब्दावली हम टिक तो कर लेते हैं, लेकिन उस शब्दावली के आधार पर हम स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो एक निष्कर्षतः जो उसकी सार्थकता से जुड़ी हुई शब्दावली है, उस आधार पर चेतना के स्तरों को स्पष्ट किया गया है, जिससे कि आप प्रॉपर नोट्स भी तैयार कर सकते हैं और इनसे बहुत से जुड़े हुए क्वेश्चन भी होते हैं। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है कि फ्रायड ने चेतना के स्तर में किस पर विशेष बल दिया था, तो संवेगात्मक द्वंद्वों पर। अब संवेगात्मक द्वंद्व से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ जाए और 4 ऑप्शन आ जाए, तो यहाँ पर बहुत विचारणीय बात है। अब हम चेतन की बात करते हैं तो चेतन तात्कालिक अनुभूतियाँ, तात्काल का मतलब जो तत्क्षण होती हैं, वर्तमान में किसी भी समय हो रही होती हैं। तो इस तरीके से तीनों को स्पष्ट किया है। अर्धचेतन जो स्मृति पर आधारित है, जो स्मरण पर आधारित है, जो वर्तमान की चीजों को हम भूल गए, जो वर्तमान में क्रिया हुई थी वो भूल गए और समय पा करके फिर वो याद हो जाए, स्मरण हो जाए, उसे हम अर्धचेतन कहते हैं। अचेतन जो अनैतिक, असामाजिक, अनुचित, घृणित
कामेच्छा से प्रेरित तमाम इच्छाएं जो दैनिक जीवन में पूरी नहीं होती हैं, अर्थात जो चेतन से हट करके अचेतन में पहुंच जाती है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके से सवाल आ सकता है। कभी कभी सवाल भी तमाम परीक्षाओं का आकलन किया है कि प्रत्यक्ष रूप से मानव व्यवहार को प्रभावित करता है तो चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, और प्रत्यक्ष रूप से मानव व्यवहार को तो ये क्वेश्चनों पर आकलन करना, ये शब्दावली पर आकलन करना कि प्रत्यक्ष व्यवहारों को प्रभावित करने वाला चेतना का कौन सा स्तर है और अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहार को प्रभावित करने वाला चेतना का कौन सा स्तर है, और स्मरण व्यवहार जब स्मरण हो जाता है तो वो चेतना का कौन सा स्तर है। तो ये इसकी सार्थकता पर आप अध्ययन करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं। ये मैं भी जानता हूं कि 5-10 मिनट में इन सारी चीज़ों को बताएं, लेकिन कहीं ना कहीं वो शब्दावली आपको परेशान करती है और मुझे अनुभव है इस चीज़ का, इसलिए मैंने इस चीज़ को प्रॉपर नोट्स के द्वारा आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं हर टॉपिक को जो प्रॉपर नोट्स हैं जो परीक्षा से संबंधित हैं इसी तरीके से पहुंचाता रहूंगा। मेरा उद्देश्य यूट्यूब नहीं बल्कि एक विस्तार क्लास है जिसमें जो अध्ययन अध्यापन से जुड़ा रहेगा अंततः इसका लाभ उठाएगा, यह मेरा विश्वास है और मेरी ऐसी ईश्वर से कामना है जिससे कि ये आपका जो अध्ययन में दिया हुआ समय है आपकी सफलता का एक आधार बने। इसलिए आप समय को महत्व दें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समय के महत्व का मतलब ये भी होना चाहिए कि चीज़ें भी स्पष्ट रूप से क्लियर होनी चाहिए, वही समय सार्थक होता है। कम समय 5 मिनट दी और चीज़ें सार्थक न हुई तो वो दिया हुआ 5 मिनट भी निरर्थक हो जाता। अगला जो कार्य होगा उसके लिए मैं मिलता हूँ आपसे। नमस्कार।